बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धुएं की तहरीर। इमरान सीरीज। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। कैप्टन जाफरी ने इंस्पेक्टर वॉल्टन को चौथा पैक पेश किया। कैप्टन जाफरी के लिए भी चौथे पैक का मतलब था चौथाई बोतल। इससे पहले ही वो आधी खाली कर चुके थे और ये कोई मामूली शराब ना थी, देसी ठर्रा था। इंस्पेक्टर वॉल्टन के सीने और हलक में उल्लू जरूर बोलने लगे थे, लेकिन इसे शायद जिंदगी में पहली ही बार इतनी तेज शराब पीने का इत्तेफाक हुआ था। मगर वो चूंकि एक आदी शराबी था, इसलिए पीता ही चला गया। इसका ताल्लुक दरअसल स्कॉटलैंड यार्ड से था और वो यहाँ एक बहुत ही अहम काम के सिलसिले में आया था। महकमा खारजा के सीक्रेट सर्विस के एक ऑफिसर कैप्टन जाफरी से इसकी मुलाकात पहले से तय थी। दूसरी जंग अजीम में वो दोनों ही एक यूनिट में थे और वॉल्टन भी कैप्टन ही था। जंग के इख्तिताम पर इसे स्कॉटलैंड यार्ड में जगह मिल गई थी और कैप्टन जाफरी अपने यहाँ के महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस में ले लिया गया था। इंस्पेक्टर वॉल्टन की आमद सरकारी नौयत की थी, लेकिन वो जिस काम के लिए आया था इसके बारे में अभी किसी को भी कुछ मालूम नहीं हो सका था। दरअसल वो बराह रास्त चीफ ऑफिसर से गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन चीफ ऑफिसर कौन था? शायद कैप्टन जाफरी के फरिश्तों को भी इसका इल्म ना था। इसने इसके मुतालिक इतना जरूर सुन रखा था कि वो कोई माकूल आदमी नहीं है। ये बात इसे इन 5 ऑफिसरों में से एक ने बताई, जो अब इस महकमे में नहीं थे। इन्हें दोबारा मिलिट्री की सर्विस में भेजा जा चुका था। कैप्टन जाफरी को इसका इल्म भी नहीं था कि चीफ ऑफिसर इंस्पेक्टर वॉल्टन से मिलना पसंद भी करेगा या नहीं। इस बात को तो वो अच्छी तरह जानता था कि चीफ ऑफिसर इससे मिलने पर मजबूर नहीं होगा, और ना ही यही जरूरी था कि वॉल्टन को इसकी मदद हासिल हो जाएगी। ये चीफ ऑफिसर की अपनी मर्जी पर मुनहसर था कि वो वॉल्टन की मदद करता है या नहीं। वॉल्टन का कहना यह था कि काम की नौयत सरकारी ही है, लेकिन वो निजी तौर पर सीक्रेट सर्विस के चीफ ऑफिसर की मदद का तालिब है। ये बात कैप्टन जाफरी की समझ से बाहर थी, लेकिन इंस्पेक्टर वॉल्टन ने इसकी वजाहत नहीं की। कैप्टन जाफरी कम घाघ नहीं था, उसे पहले ही मालूम था वॉल्टन एक आदि किस्म का शराबी है। लिहाजा उसने उसे ठर्रा पिलाने का प्रोग्राम बनाया। उसने बताया था कि देसी बियर कहलाती है और कुछ मिलाए बगैर पी जाती है, और पीने वाले इसे एक पैग से शुरू करते हैं और इसके बाद पैग इनफरादी हैसियत के पिछले पैगों की निस्बत मिकदार में दोगुने हो जाते हैं। मसलन दूसरे पैग का मतलब होगा 2 पैग, तीसरे का 6 पैग और चौथे का 8 पैग। लिहाजा चौथे पैग पर वॉल्टन को बार की छत में सितारे नजर आने लगे और इसे बेतहाशा अपनी महबूबा याद आ गई, जिसकी माँ न सिर्फ बेवा थी बल्कि इसकी एक टांग जहर बाद का शिकार होकर हमेशा के लिए इसके जिस्म से अलग हो गई थी। महबूबा के साथ इसकी माँ की कटी हुई टांग भी याद आ गई और वॉल्टन ने रो देने का सा मुंह बनाया। क्यों डियर, क्या बात है? कैप्टन जाफरी ने पूछा, जो इसे बहुत गौर से देख रहा था। बेचारी, वॉल्टन ठंडी सांस लेकर रह गया। कैप्टन जाफरी चारों तरफ देखने लगा, लेकिन इसे कहीं भी कोई बेचारी नजर ना आई। वो समझ गया कि अब इसकी खोपड़ी आउट हो रही है। इसने कहा, हाँ हाँ बेचारी, आगे कहो। मगर वॉल्टन की खोपड़ी आउट होकर सिर्फ अपनी महबूबा की मफलूज वालदा के गिर्द ही नाचने लगी थी। वो इसके मुतालिक बहुत कुछ बक गया, लेकिन कैप्टन जाफरी के एक भी बात पल्ले ना पड़ी और फिर इसे अपनी हिमाकत पर गुस्सा आ गया। वो सोचने लगा कि उसे ख्वाह मख्वाह ये मुसीबत मोल ली, क्योंकि अब वॉल्टन बहुत बुरी तरह बहकने लगा था। बहरहाल अब खेल तो बिगड़ ही चुका था। जाफरी ने सोचा, क्यों ना बराह रास्त उससे उसके मुतालिक सवाल किया जाए। तुम यहाँ क्यों आए हो? उससे पूछा। इस बेचारी के लिए। मुझे अपने यहाँ के किसी फकीर से मिलाओ, ऐसा फकीर जो आसमान की तरफ रस्सा उछाल कर उस पर चला जाए। मुझे एक ऐसा फकीर आज मिला था। मैंने उसे 5 का एक नोट दिया था, लेकिन वो कटी हुई टांग वापस नहीं ला सकता। इसने कहा कि मैं जिस फकीर का असिस्टेंट हूँ वो बड़ा सुअर आदमी है। अच्छा, अब खामोश हो जाओ, कैप्टन जाफरी ने झिंझलाकर कहा। वरना? वरना क्या? वॉल्टन आंखें निकालकर बोला। क्या मैं तुमसे कमजोर हूँ? जाफरी को बहुत ज्यादा डाउन नहीं था, मगर था नशे में ही। लिहाजा इसे वॉल्टन का लहजा बहुत बुरा लगा और उसे गुस्सा आ गया।
एक ही घोंसे में तुम्हारा चेहरा जबड़ों से महरूम हो जाएगा। ओह यू स्वाइन! वॉल्टन ने दांत पीसकर हाथ घुमा दिया, लेकिन उसका हाथ जाफरी के चेहरे पर नहीं पड़ सका, क्योंकि दफतन हॉल में अंधेरा हो गया था। साथ ही एक चीख तारीकी में लहराई और कैप्टन जाफरी का नशा हरण हो गया। फिर इसने करीब ही किसी के गिरने की आवाज सुनी। चीख 100% वॉल्टन ही की थी, और वो इसके कानों के करीब चीखा था। अंधेरे में शोरोगुल की आवाजें एक दूसरे से टकराती फैलती और बढ़ती रहीं। अचानक किसी ने चीख कर कहा, पूरी लाइन ऑफ है। फिर कोई दौड़ता हुआ आदमी जाफरी की कुर्सी से टकराया और वो दोनों कुर्सी समेत फर्श पर ढेर हो गए। कैप्टन जाफरी ने उसे अंग्रेजी में गालियां दी। नशे की हालत में वो कभी उर्दू नहीं बोलता था, लेकिन इंतहाई गुस्से के बावजूद भी इसने टकराने वाले को निकल निकल जाने दिया। अगर वो जाले में टकराया होता और अच्छी हैसियत का आदमी होता तो जाफरी के हाथों पिटे बगैर ना रह सकता। जाफरी कम रुतबा आदमियों पर हाथ उठाना कसर शान समझता था। नशे में भी इसे इस बात का ख्याल रहता था। उसे इस बात पर बड़ा फख्र था कि वो एक अच्छे खानदान का आदमी है। इस वक्त तो वो और ज्यादा खुश था, क्योंकि अभी अभी इसने इंग्लैंड के एक खानदानी आदमी के साथ शराब पी थी। इंस्पेक्टर वॉल्टन दरअसल सर हेनरी वॉल्टन का पोता था, और मौजूदा सर ग्रेस वॉल्टन का भतीजा। यकबैक हॉल रोशन हो गया और लोग उजाले में भटक आने वाली चमगादड़ों की तरह चुंधियाए चुंधियाए से मालूम होने लगे। लेकिन जाफरी की आंखों के सामने तारीकी एक गुंजान सा दायरा तेजी से गर्दिश करने लगा था, क्योंकि वॉल्टन को इसने जिस हाल में देखा था वो इसके ख्वाबो ख्याल में भी आने वाली चीज नहीं थी। वो फर्श पर औंधा पड़ा था और इसकी पुष्ट में दोनों शानों के दरमियान एक खंजर दस्ते तक पेवस्त था। बार में हुल्लड़ मच गया। वॉल्टन ठंडा हो चुका था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने यही बताया, कैप्टन जाफरी का ये आलिम था जैसे इसे हफ्तों से शराब ही ना पी हो। पुलिस को बयान देते हुए इससे बहुत एहतियात से काम लिया। ना तो उसे ये बताया कि इसका ताल्लुक महकमा इस खारजा की सीक्रेट सर्विस से है, और ना यही जाहिर होने दिया कि मकतूल स्कॉटलैंड यार्ड का कोई सुरागरसा था। इसके बयान में यही था कि इसकी और मकतूल की दोस्ती बहुत पुरानी थी, क्योंकि वो दोनों दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादियों की तरह शाना बशाना लड़ चुके थे। आज इत्तफाकन दोनों की मुलाकात हुई और जाफरी ने इसे बार में मदऊ कर लिया। इसने बताया था कि उसे वॉल्टन की जाए क़यामत तक का इल्म नहीं था। जाहिर है कि ऐसी सूरत में वो क्या बता सकता था कि इसकी किसी से दुश्मनी थी या नहीं। पुलिस ने इसे तकरीबन 5 घंटे तक रोके रखा। बहरहाल जाफरी के लिए एक सनसनीखेज तजर्बा था। इससे बमों और गोलियों की गूंज में भी जिंदगी का कुछ हिस्सा गुजारा था। जख्मियों और मरते हुए आदमियों की चीखें भी सुनी थी। खुद अपने ही हाथों से दर्जनों को मौत के घाट उतारा था। मगर वॉल्टन के इस हैरतअंगेज कत्ल से ज्यादा वो और किसी चीज से इतना मुतासिर नहीं हुआ था। रात का बकिया हिस्सा इसने जाग कर गुजारा। ठीक 5 बजे इसके फोन की घंटी बजी। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई, कैप्टन जाफरी? हाँ, जाफरी बोल रहा हूँ, जाफरी ने जवाब दिया। मैं एक्स2 बोल रहा हूँ। ओहो, चीफ ऑफिसर साहब, फरमाइए जनाब। क्या पिछली रात तुम और वॉल्टन तन्हा ही थे? जी हाँ जनाब। जाफरी अपना सर खुजाने लगा और इसकी पेशानी पर 2-3 मोटी मोटी शिकनें उभर आईं। क्या तुम्हारा बयान जो तुमने पुलिस को दिया है सही था? नहीं जनाब। भला ये कैसे मुमकिन था कि मैं इसे अपनी मौजूदा हैसियत के मुतालिक कुछ बताता? खैर, इसके अलावा? एक्स2 ने पूछा। और सब कुछ दुरुस्त था, जाफरी ने जवाब दिया। अगर तुम पिछली रात नशे में ना होते तो मैं इसे तस्लीम कर लेता, दूसरी तरफ से आवाज आई। वो देखिए जनाब, जाफरी ने कहना चाहा। और ठर्रा पी रहे थे? लानत है तुम दोनों पर। अगर पोस्टमार्टम करने वालों ने मादे में बची खुची शराब की शनाख्त कर ली तो तुम बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे, एक्स2 ने कहा। ओह हाँ, जाफरी के हलक से अजीब सी आवाज निकली। खैर, ये तुमने अच्छा किया कि वॉल्टन की असलियत भी छुपा गए, एक्स2 बोला। आप जानते हैं, जाफरी ने मुतहय्यराना अंदाज में कहा। और ये भी जानता हूं कि वो मुझसे मिलना चाहता था, एक्स2 ने कहा। मेरे खुदा, जाफरी ने हैरत से कहा। फिर आप इससे मिले क्यों नहीं? एक्स2 से कोई नहीं मिल सकता, जवाब मिला। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि वो आपसे क्यों मिलना चाहता था, जाफरी ने पूछा। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ। अच्छा, देखो, अब तुम पुलिस के हाथ नहीं आओगे, वरना खेल बिगड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे महकमे का कोई आदमी अवाम की नजरों पर चढ़े, क्या समझे? तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि पुलिस तुम्हारे चारों तरफ जाल बुन रही है।
बार के मैनेजर ने अपने बयान में यही लिखवाया है कि तुम गो के उसके पुराने गाहक हो, मगर कल तुमने बार से शराब नहीं तलब की थी। अगर मेजें वगैरह ना उल्टी होती तो पुलिस तुम्हारी मेज पर ठर्रे की बोतल जरूर पाती और फिर तुम्हें घर तक पहुंचना नसीब ना होता। जाहिर है कि ये बात हैरत अंगेज थी। तुम एक अंग्रेज को देसी ठर्रा पिला रहे थे, मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही पुलिस के हाथों में पहुंची, तुम नहीं समझ सकते कि क्या होगा। लिहाजा उजाला फैलने से पहले ही अपनी कामगार छोड़ दो। लेकिन अगर तुम्हारे कागजात में से एक भी वहां रह गया तो आहा, ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठाएं, अचानक एक फायर हुआ और गोली सामने वाली दीवार से टकराई। रिसीवर जाफरी के हाथ से छूट गया और इसे बेतहाशा खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। खिड़की जमीन से ज्यादा ऊंची नहीं थी, फिर भी इसके दाहिने पैर में काफी चोट आई। अब वो सड़क पर था। खिड़की से फिर एक फायर हुआ। इस बार भी जाफरी बाल बाल बचा। सर्दियों के दिन थे, सड़क सुनसान पड़ी थी। जाफरी ने एक गली में घुसकर दौड़ना शुरू कर दिया। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ख्वाब में दौड़ रहा हो। जाफरी बुजदिल नहीं था, लेकिन वो अंधेरे में चलाई जाने वाली गोलियों से बहुत डरता था। कैप्टन खावर गहरी नींद में था। ठीक 5 बजे इसके सिरहाने रखे हुए फोन की घंटी बजी और खावर इस तरह उछलकर खड़ा हो गया जैसे इसे इसका इंतजार ही रहा हो। इसकी नींद कुछ ऐसी ही होती थी। वो हमेशा गहरी नींद सोता था, लेकिन कोई मामूली सी आवाज भी उसे जगा सकती थी। हेलो, वो माउथ पीस में हलक फाड़कर चीखा। एक्स2 स्पीकिंग। दूसरी तरफ से आवाज आई। ओह यस सर, गुड मॉर्निंग सर। कैप्टन खावर बौखला गया। मॉर्निंग, दूसरी तरफ से आवाज आई। देखो कैप्टन खावर, कैप्टन जाफरी खतरे में है। इसके मकान पर पहुंचो। इसके कागजात की हिफाजत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि वो पुलिस के कब्जे में जाएं। जल्दी करो, उजाला होने से पहले ही तुम्हें वहां से वापस आ जाना है। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। खावर ने तेजी से कपड़े पहने और मेज की दराज से रिवॉल्वर निकालकर जेब में डालता हुआ बाहर निकल आया। मोटरसाइकिल साइबान के नीचे मौजूद थी। बस फिर वो आंधी और तूफान की तरह कैप्टन जाफरी के घर की तरफ रवाना हो गया। सड़कें सुनसान पड़ी थीं, इसलिए चौराहों पर रोक लिए जाने का खदशा भी ना था। मोटरसाइकिल गोया फिजा में तैरती चली जा रही थी। फिर इसका इंजन जाफरी के मकान के सामने ही पहुंचकर बंद हुआ। मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी करके कैप्टन खावर अंदर घुसता चला गया, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। खबरदार, अचानक एक कमरे से आवाज आई। जो जहां है वहीं ठहरे, पुलिस। लेकिन खावर इतना अहमक ना था कि ऐसे फिक्रों में आ जाता। अगर पुलिस अंदर मौजूद थी तो बाहर भी किसी न किसी को होना चाहिए था, और कोई नहीं तो एक कांस्टेबल ही सदर दरवाजे पर नजर आ गया होता। कैप्टन खावर ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर इसका रुख बंद दरवाजे की तरफ कर दिया। इसी दरवाजे की तरफ किसी ने इसे मुखातिब किया था, और इस दरवाजे के शीशों में रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही थी। लिहाजा जो कोई भी अंदर था, अंधेरे ही में था। कैप्टन खावर ने आगे बढ़कर एक जोरदार ठोकर दरवाजे पर रसीद की। दरवाजा खुल गया, साथ ही एक शोला सा सनसनाता हुआ इसके दाहिने कान के करीब से गुजर गया। वो बड़ी फुर्ती से एक तरफ हटा और दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। अंदर गहरी तारीकी थी और सन्नाटे का ये आलम था जैसे चंद लम्हात पेशतर ना तो कोई फायर हुआ हो और ना किसी के कदमों की चाप ही सुनाई दी हो। तकरीबन 3 या 4 मिनट तक यही कैफियत तारी रही। कैप्टन खावर चुपचाप दीवार से चिपका खड़ा रहा। वो इस मकान के नक्शे से अच्छी तरह वाकिफ था और जानता था कि जो कोई भी इस कमरे के अंदर है, इसके लिए फरार की राह इस दरवाजे के अलावा और कोई दूसरी नहीं हो सकती। वरना वो इतना गाउदी नहीं था कि इस तरह वक्त बर्बाद करता। अचानक अंदर से रोशनी की एक बारीक सी लकीर बाहर रेंग आई। कैप्टन खावर अभी बेहसो हरकत खड़ा था। इसने अपनी सांस तक रोक रखी थी, लेकिन रिवॉल्वर का रुख दरवाजे ही की तरफ था। रोशनी की लकीर जल्द ही गायब हो गई। शायद वो किसी नन्ही सी टॉर्च की रोशनी थी जिसकी शुआएं फैलती नहीं थीं। दूसरे ही लम्हे में कोई दबे पांव कमरे से निकला और साथ ही खावर के रिवॉल्वर की नाली इसके जिस्म के किसी हिस्से से जा लगी। अपने हाथ ऊपर उठाओ, खावर ने आहिस्ता से कहा। यह खुली हुई हिमाकत थी। अंधेरे में इस किस्म के इकदामात फजूल ही होते हैं। बहरहाल वो घूंसा खावर की पेशानी ही पर पड़ा था, जिसने इसकी आंखों में सितारे भर दिए और इसे चारों तरफ उजाला ही उजाला नजर आने लगा। मगर इसके औसान सलामत थे। इसने जवाबी हमला रिवॉल्वर के दस्ते से किया। वैसे ये और बात है कि वो दीवार पर पड़ा हो। इसके हाथ में चोट भी आई
और रिवॉल्वर भी एक खटाके के साथ फर्श पर जा गिरा। बहरहाल वो दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुन रहा था, जो लहजा ब लहजा दूर होती जा रही थी। फिर सन्नाटा छा गया। अब खावर ने जेब से टॉर्च निकाली और सारे कमरे रोशन करता चला गया। सदर दरवाजा मुकफल करने के बाद वो फिर इन कमरों की तरफ वापस आ गया। शायद ही कोई कमरा ऐसा रहा हो जिसमें अबतरी ना नजर आई हो। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी ने बहुत जल्दी में कोई चीज तलाश करने की कोशिश की हो। खावर ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो इस जगह से वाकिफ था। कैप्टन जाफरी जहां अपने कागजात रखा करता था। सीक्रेट सर्विस के 8 आदमी एक दूसरे से ना सिर्फ वाकिफ थे, बल्कि इन राजों में भी एक दूसरे के शरीक थे, जिनका ताल्लुक महकमे से था। वो उस जगह पहुंच गया जहां कैप्टन जाफरी अपने कागजात रखता था, मगर दूसरे ही लम्हे में इसकी रूह तक लर्ज उठी, क्योंकि कागजात वहां नहीं थे। वो जानता था कि इसका नतीजा क्या होगा। इसका पुरस्कार ऑफिसर एक्स 2 बड़ी सख्ती से जवाब तलब करेगा। एक्स 2 जिसकी शक्ल इसके 8 मातहतों ने आज तक नहीं देखी थी। इसके पैगामात इन्हें फोन पर मिला करते थे। बाज़ों का तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगता था जैसे वो कोई रूह हो। कैप्टन खावर ने एक झुरझुरी सी ली। वो सब एक्स 2 से बहुत ज्यादा डरते थे। अचानक इसकी नजर मेज पर पड़ी, जिस पर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा पेपर वेट से दबाकर रखा गया था। इसके अलावा इस मेज पर और कुछ नहीं था। खावर ने हाथ बढ़ाकर इसे उठा लिया और फिर एक गहरी सांस लेकर कमरों के बल्ब बुझाने में मशगूल हो गया। कागज के इस टुकड़े पर तहरीर था, तुम लोग बिल्कुल गाउदी हो। अगर मैं भी तुम्हारे साथ ना लगा रहूं तो तुम बेड़ा ही गर्क कर दोगे। कागजात में लिए जा रहा हूं। तुम पुलिस के पहुंचने से पहले ही यहां से चले जाओ। अगर पकड़े गए तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। एक्स 2 कैप्टन खावर बड़ी बदहवासी के आलम में वहां से रुखसत हुआ। इमरान बड़े जोशो खरोश के साथ मेज पर तबला बजा रहा था। इसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर ऐसे इन हमाक के तासुरात थे जैसे वो कोई बहुत ही अहम फरीजा अंजाम दे रहा हो। महकमा स्वागरसानी का सुपरिंटेंडेंट इससे थोड़े ही फासले पर बैठा हुआ इसे गुस्सीली नजरों से देख रहा था। जाहिर है कि सुपरिंटेंडेंट कैप्टन फयाज के अलावा और कोई ना रहा होगा। आजकल इसे इमरान से अल्लाह वास्ते का बैर हो गया था। बिनाए फसाद दरअसल रात के शहजादे का केस था। फयाज का कहना था कि आखिरकार वो सरकारी इदारों की आड़ लेकर अपना काम क्यों निकालता है। अब तक वो 2 बार इसी किस्म की हरकतें कर चुका था। नीले परिंदों वाले केस में इसने खुद को वजारत खारजा का नुमाइंदा बनाकर पेश किया था। हालांकि इसका ये दावा फयाज की तफ्तीश की रोशनी में गलत ही साबित हुआ था। फिर रात के शहजादे वाले केस में इसे अपना ताल्लुक महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस से जाहिर करके काम निकाला। फयाज इसके इस दावे की तस्दीक भी ना कर सका, मगर चूंकि इसे इल्म था कि इस केस में वजारत दाखिला के सेक्रेटरी सर सुल्तान भी मुलव्विस थे, इसलिए इसने इमरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की थी। वो जानता था कि इसके इमरान ने जो कुछ भी किया होगा सर सुल्तान के इशारों पर ही किया होगा। ये बात भी इसे मालूम थी कि सर सुल्तान इमरान की सलाहियतों से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। फयाज इस वक्त इमरान के फ्लैट में क्या कर रहा था, इस चीज के इजहार की जरूरत ही बाकी नहीं रहती, जबकि पिछली रात शहर में एक अजीबो गरीब वारदात हो चुकी थी। तुमने क्या सोचा? फयाज ने झिंझलाए हुए लहजे में कहा। सुपर फयाज, इमरान ने मेज पर तबला बजाने का शुगल तर्क करके एक तवील सांस ली। चलना में फयाज को नीमबाज आंखों से देखता रहा, फिर संजीदगी से बोला, ये पहला इत्तेफाक है कि इतनी देर तक तबला बजाने के बावजूद भी कुछ नहीं सोच सका। तुम खुद सोचने की कोशिश करो, इन दोनों ने बाहर से शराब नहीं ली थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि अंग्रेज बहालत नशा कत्ल हुआ था। मादे में भी शराब की कुछ मिकदार मौजूद थी और वो तकरीबन 3 घंटे तक बार में बैठे थे। कैप्टन जाफरी गायब हो गया। पुलिस को इसके घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिला। एक दीवार से रिवॉल्वर की गोली बरामद हुई। खंजर के दस्ते पर उंगलियों के निशानात नहीं मिले, वगैरह वगैरह, बल्कि 3 बार वगैरह। अब बताओ, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर मौके पर मौजूद होता तो कातिल को वो कोसने देता कि इसकी दादी भी बिलबिलाती हुई कब्र से बाहर निकला थी। इमरान बोलता चला गया। अच्छा, तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि तुम इस सिलसिले में कुछ करते फिर रहे हो। सुपरिंटेंडेंट फयाज बोला। मैं कसम खाता हूँ कि अगर इस बार तुम हत्थे चढ़े तो कब्र तक तुम्हारे साथ जाऊंगा, इमरान ने कहा। बेहतर यह है कि तुम कब्र ही में मेरा इंतजार करना, इमरान दोबारा अपना शुगल शुरू करता हुआ बोला। मेरे साथ कहाँ तक दौड़े फिरोगे? हाँ,
इसने हाथ रोककर टेलीफोन को घूंसा दिखाया, जिसकी घंटी बज रही थी। वो जानता था कि ये वही लड़की होगी जिसके लिए इमरान ने कुत्ते का पिल्ला रख छोड़ा था। जब से इसे कुत्ते के पिल्ले की आवाज सुनाई देने लगी, तब से इसने भी बिल्ली का रूप धार लिया था। इस वक्त भी जैसे ही इमरान ने माउथ पीस में हेलो कहा, दूसरी तरफ से मियाऊं सुनाई दी। तुम्हारा फोन है। इमरान ने बड़ी संजीदगी से रिसीवर फयाज की तरफ बढ़ा दिया। फयाज भी इतनी ही संजीदगी के साथ उठकर मेज के करीब आया। रिसीवर हाथ में लेते वक्त इसके चेहरे पर उलझन के आसार नजर आने लगे थे। किसी को क्या मालूम कि वो इस वक्त इमरान के फ्लैट में मौजूद है। इसने किसी को भी नहीं बताया था कि वो इमरान की तरफ जा रहा है। हेलो, मियाऊं, दूसरी तरफ से आवाज आई। क्या मतलब, कौन है? फयाज गुर्राया। मियाऊं, मियाऊं, मियाऊं। फयाज ने रिसीवर पटक कर इमरान के सर पर 2 हथौड़े रसीद कर दिया, लेकिन फिर अपने ही हाथ सहलाने पड़े क्योंकि इमरान ने वार खाली कर दिया था। जाहिर है कि ऐसी सूरत में वो भरपूर हमला मेज पर ही जा पड़ा होगा। वाकई इस फोन में कोई आसिबी खलल पैदा हो गया है। इमरान फयाज को मुतहय्यराना नजरों से देखता हुआ बोला। ये कौन थी? फयाज गुर्राया। गालिबन ये कोई बुरी रूह है। हाँ फयाज बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। तुम यहाँ दिन रात इबादत तो ना करते होगे? घर वालों से अलहदा रहने का मकसद यही हो सकता है। अक्सर ये भी सोचता हूँ, इमरान ने इस बात पर ध्यान ना देकर कहा। शायद कोई साहब अपनी बिल्ली को फोन करना सिखा रहे होंगे। तुम हमेशा मुझे लघु किस्म की बकवास में उलझा लेते हो। फयाज बिफर गया। रास्ता उधर है। इमरान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। फयाज इस वक्त कुछ मूड में नहीं था। वो बात भी नहीं बढ़ाना चाहता था और फिर गर्ज भी अपनी ही थी। वो जानता था कि इमरान इब्तिदा में परेशान तो जरूर करता है, लेकिन फिर किसी न किसी तरह काम निकल ही जाता है। वो इमरान को धमकियां देता हुआ बाहर चला गया। कैप्टन खावर की मोटरसाइकिल ग्रैंड होटल के सामने रुक गई। वो इसे पोच तक धकेलता हुआ ले गया, फिर एक किनारे खड़ी करके होटल में दाखिल हुआ। इसके चीफ ऑफिसर एक्सट्रू ने उसे इत्तला दी थी कि कैप्टन जाफरी ग्रैंड होटल के कमरा नंबर 16 में मुकीम है। उसने उसे हिदायत दी कि वो हर हाल में जाफरी से राब्ता कायम रखे। 16वें कमरे के सामने पहुंचकर उसने बंद दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? अंदर से आवाज आई। खावर। दूसरे ही लम्हे में दूसरे ही लम्हे में अंदर से कदमों की चाप सुनाई दी और दरवाजा खुल गया। जाफरी सामने खड़ा था, लेकिन खावर इसे पहली नजर में नहीं पहचान सका क्योंकि इसने अपनी घनी मूछें साफ करा दी थी और पहले की निस्बत कम उम्र नजर आने लगा था। तुम यहाँ कैसे? जाफरी ने हैरत जाहिर की। एक्सट्रू की इनायत है। खावर कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद करता हुआ बोला। वो चंद में खड़े एक दूसरे को देखते रहे। फिर जाफरी ने कहा, एक्सट्रू यकीनन कोई भूत है। ये जुमला हम इतनी बार दोहरा चुके हैं कि अब इसमें कोई जाज़बियत नहीं रह गई। कैप्टन खावर ने खुश्क लहजे में कहा। वो भूत हो या ना हो, लेकिन इसे इसकी खबर भी रहती है कि हमने दिन भर में कितने सांस लिए। अब तुम ये बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? बैठो। जाफरी ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। जाफरी बुरी तरह भरा बैठा था। इसने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। जब वो कह चुका तो खावर ने इसके मकान में अपनी कारगुजारियों का तस्करा छेड़ दिया और ये भी पूछा आखिर वॉल्टन एक्सट्रू से क्यों मिलना चाहता था। खुदा जाने, जाफरी बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मैंने अपने हाथों से ये फंदा अपनी गर्दन में डाला है। दफतन मेज पर पड़े हुए फोन का बजर चीख उठा। देखो कौन है? जाफरी ने फोन की तरफ इशारा करके कहा। कैप्टन खावर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा दिया। दूसरी तरफ से बोलने वाली होटल के एक्सचेंज की लड़की थी। क्या 16वें कमरे में कोई साहब मिस्टर खावर हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं खावर ही बोल रहा हूँ। देखिए, होल्ड ऑन कीजिए, आपकी कॉल है। खावर जाफरी के चेहरे पर नजर जमाए हुए पलके झपकाता रहा। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से आवाज आई। कौन है? खावर। एक्सट्रू। दूसरी तरफ से आवाज आई। तुम वहां पहुंच गए ना? जी हाँ जनाब, खावर ने कहा। कोई खास बात? एक्सट्रू ने पूछा। इसके अलावा और कुछ नहीं कि जाफरी ने अपनी मूछें साफ करा दी हैं, खावर ने कहा। हाँ, एक्सट्रू की आवाज में गुस्सीलापन था। क्या तुम्हें इसका इल्म नहीं है कि वो आदमी तुम्हारा ताकुब करते हुए ग्रैंड होटल तक आएगा? ओह, कैप्टन खावर के हलक से अजीब सी आवाज निकली। और वो दोनों इस वक्त भी डाइनिंग हॉल में तुम्हारे मुंतजिर हैं। कुछ देर कबल इनमें से एक 16वें कमरे के दरवाजे पर भी खड़ा रहा था। सुनो, कैप्टन जाफरी की जिंदगी खतरे में है। चंद नामालूम आदमियों को शुबा है कि वॉल्टर ने इसे कोई खास बात बताई है, वो बात जिसका ऐलान वो पसंद नहीं करते। एक्सट्रू की आवाज आई। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है?
कैप्टन खावर ने पूछा। तुम इस वक्त तक कमरे से बाहर नहीं निकलोगे जब तक कि मैं तुम्हें दोबारा फोन ना करूं। दरवाजा अंदर से बंद रखना। एक्सट्रू ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, ऐसा ही होगा। कैप्टन खावर ने एक तवील सांस लेकर कहा। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। खावर भी रिसीवर रखकर जाफरी की तरफ मुड़ा। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद इसने कहा, तुम वाकई मुसीबत में फंस गए हो। खावर बोला। क्यों? जाफरी ने पूछा। खावर ने अपनी और एक्सट्रू की गुफ्तगू दोहराई। एक कप्तान साहब, जाफरी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, क्या तुम ये समझते हो कि मैं उन लोगों के डर से यहाँ छुपा बैठा हूँ? खावर ने कोई जवाब ना दिया। जाफरी बोलता रहा। मैं ये सब कुछ एक्सट्रू की हिदायत के मुताबिक कर रहा हूँ। वो नहीं चाहता कि पुलिस मुझ तक पहुंचे। और ये बात तो मुझे अभी मालूम हुई है कि वो मुझे पुलिस के अलावा किसी दूसरी पार्टी से भी बचाना चाहता है। भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम डरपोक हो। खावर बोला। मैं तो तुम्हें एक नई बात बताई है और तुम खुद एतराफ कर रहे हो कि ये इत्तला तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। मैं सोचा हूँ कि वॉल्टन एक्सट्रू से क्यों मिलना चाहता है और एक्सट्रू इससे वाकिफ होने के बावजूद भी क्यों नहीं मिला। जाफरी ने जवाब में कुछ ना कहा। कमरे पर सकूत तारी हो गया। इमरान और इसकी दोस्त रोशी ग्रैंड होटल की एक मेज पर बैठे बहस में उलझे हुए थे। रोशी कह रही थी कि सबसे पहले दूरबीन गैलीलियो ने बनाई थी और इमरान कह रहा था, नहीं, दुनिया की सबसे पहली दूरबीन गुरदासपुर के शेख छतानी ने बनाई थी। बात बढ़ गई। रोशी मेज पर घूंसा मारकर बोली, तुम हमेशा के तंग नजर हो। जहां मगरिब ने कोई नई चीज इजाद की, तुमने नारा लगाया कि वाह, ये तो सदियों पहले किसी मुसलमान ने बगदाद में बना ली थी। ये क्या लग़वियत है? मैं गुरदासपुर की बात कर रहा हूँ, जहाँ बहुत अच्छा गुड़ बनाया जाता है। मेरा दावा है कि इंग्लैंड या अमेरिका वाले इतना अच्छा गुड़ नहीं बना सकते। इमरान बोला। मत बकवास करो, मैं नहीं जानती कि गुड़ किसे कहते हैं। रोशी ने कहा। ये लो, जब तुम जानती नहीं तो बेचारे इंग्लैंड या अमेरिका वाले क्या जानते होंगे कि अगर उन्होंने 400 साल बाद गुड़ बना लिया तो ये समझेंगे कि गुड़ हमारी इजाद है। भाई वाह। और अगर इस वक्त कोई ये कहेगा कि 400 साल पहले ही गुरदासपुर वाले गुड़ बनाना जानते थे, तो तुम जैसी किसी तंग नजर औरत को ताव आ जाएगा। इमरान ने कहा। गुड़ क्या चीज है? रोशनी झिंझिलाकर बोली। बहुत बड़ी चीज है। इमरान संजीदगी से सर हिलाकर बोला। ये गुफ्तगू ऊंची आवाज में हो रही थी। दोनों संजीदा थे, इसलिए कुर्बो जवार की मेजों के लोग इनकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। बताओ ना, क्या चीज है? रोशनी ने झिलाए हुए लहजे में कहा। अरे छोड़ो भी, कोई दूसरी बात करो। इमरान ने कहा। नहीं, दूसरी बात नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा, रोशी बोली। गुड़। इमरान कुछ सोचता हुआ बोला। किस तरह समझाऊं? किसी दिन दिखा दूंगा। साथ ही इमरान ने रोशी को कुछ इशारा भी किया और रोशी अकलख्त खामोश हो गई। अच्छा, तुम यही इंतजार करो, मैं भी गुड़ लाता हूँ, इसने उठते हुए कहा और फिर डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। रोशी वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद कमरा नंबर 16 के फोन का बजर फिर चीखा। इस बार जाफरी ने रिसीवर उठाया। हेलो, कमरा नंबर 16। एक्सचेंज की लड़की की आवाज थी। यस प्लीज, होल्ड ऑन कीजिए। फिर दूसरे ही लम्हे में जाफरी ने एक्सू की आवाज सुनी जो कह रहा था, जाफरी, तुम फौरन कमरा नंबर 27 में चले जाओ, वो खाली है और इसकी बुकिंग मिस्टर ताहिर के नाम से हो गई है। खावर से कहो कि वो वहीं ठहरे, जल्दी करो। सिलसिला मुनक़ता हो गया। तुम यहीं ठहरोगे, मैं कमरा नंबर 27 में जा रहा हूँ, जाफरी ने कहा। क्यों, क्या एक्सट्रू? हाँ वही। क्या मुसीबत है यार? हमें ऐसे ऑफिसर पर फख्र करना चाहिए जो 24 घंटे जाकर हमारी हिफाजत करता रहता है, खावर ने कहा। अच्छा मैं चला, जाफरी ने कहा और बाहर निकल गया। सुनसान राहदारी में इसके कदमों की आवाज गूंजती रही। कैप्टन खावर ने दरवाजा नहीं बंद किया। इसने अपने पाइप में तंबाकू भरी और आराम कुर्सी पर नीम दराज होकर पाइप के हल्के कश लेने लगा। बमुश्किल तमाम 10 मिनट गुजरे होंगे कि एक अजनबी कमरे में दराना वार घुसता चला आया और इसने खावर को इतनी मोहलत भी ना दी कि वो इस हरकत के खिलाफ एहतजाज कर सकता। खावर की नजर अपनी तरफ उठे हुए रिवॉल्वर की तरफ थी। फिर एक दूसरे आदमी ने भी इस कमरे में दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जाफरी कहाँ है? रिवॉल्वर वाले ने गुर्रा कर पूछा। जाफरी? कैप्टन खावर ने हैरत जाहिर की, फिर जल्दी से बोला, ओह, तो आप लोग भी कैप्टन जाफरी की तलाश में हैं? हाँ, लेकिन तुम कौन हो और कल सुबह इसके मकान में क्या कर रहे थे? एक ने पूछा। तुम पूछने वाले कौन हो? खावर ने बड़ा फरोख्तगी का मुजाहरा करते हुए कहा। और ये तुम रिवॉल्वर लिए हुए किसे धमका रहे हो? इसे तो जेब में ही रखो। मैं इन चीजों की जरा कम कम ही परवाह करता हूँ।
जाफरी कहाँ है? कुछ देर पहले वो इसी कमरे में था। रिवॉल्वर वाले ने आहिस्ता से पूछा। मुझे भी इत्तला मिली थी कि जाफरी यहाँ है, लेकिन खावर बोला। क्या क्या? लेकिन वो यहाँ नहीं है, खावर ने लापरवाही से कहा। फिर यहाँ कौन था जिससे अंदर से दरवाजा खुला था? एक ने पूछा। मेरे दोस्त, तुम्हें गलत फहमी हुई है, खावर ने नरम आवाज में कहा। मैंने यही समझकर दरवाजे पर दस्तक दी थी कि जाफरी यहाँ मौजूद है, लेकिन अंदर से जवाब ना मिलने पर मैंने दरवाजे को धक्का दिया और वो खुल गया। फिर तुम इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे थे? एक ने पूछा। इंतजार, इसकी वापसी का इंतजार। मगर फिर सोचता हूँ कि आखिर दरवाजे को मुकफल करके क्यों नहीं गया, खावर ने कहा। रिवॉल्वर वाले की आंखों में उलझन के आसार नजर आने लगे। इसने पूछा, तुम्हें जाफरी की तलाश क्यों है? वो मेरा दोस्त है, इसने मुझे फोन पर मुतला किया था कि इसकी जिंदगी खतरे में है। मैं कल सुबह इसके घर पहुंचा, मगर वहां इसके अलावा कोई और था जिसने मुझ पर फायर कर दिया। हम दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो तुम ही में से कोई रहा होगा। मैं पूछता हूँ कि आखिर तुम इसके पीछे क्यों पड़ गए हो? या तो मुझे इसका कसूर बताओ, या अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। हम बाज आ गए अपनी हरकतों से, अजनबी ने रिवॉल्वर को जेब में डालते हुए मुस्कुराकर कहा। आओ, हम सब मिलकर इसे तलाश करें, इसी में इसकी भलाई है। लेकिन ये तुम्हारा ख्याल गलत है कि हम लोगों में से किसी ने इस पर या तुम पर फायर किया होगा। मेरे पास अब इतना वक्त नहीं है, खावर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। वो खुद ही हिमाकतें कर रहा है। अगर इसे किसी किस्म का खतरा महसूस हुआ था तो इसे सीधे मेरे घर आना चाहिए था। वो जानता है कि मैं किस कमाश का आदमी हूँ, इसे मेरी सलाहियतों का भी इल्म है। अच्छा, फर्ज करो वो आ जाता था तुम्हारे पास, तो क्या करते? इसी सूरत में तुम्हें कद्र आफियत मालूम होती जब वो मेरे घर में पनाह लेता, खावर ने कहा। तुम क्या काम करते हो? उसने पूछा। मैं भी फौज का एक पेंशन याफ्ता ऑफिसर हूँ, खावर ने लापरवाही से कहा। मैं और जाफरी बहुत दिनों तक साथ रहे हैं। तब तो तुम पर लानत भेजने को दिल चाहता है, रिवॉल्वर वाला खुश्क लहजे में बोला। क्यों? दफतन खावर गुराया। तुम हद से बड़े हो। मैंने लानत यूं भेजी है कि तुम पेंशन याफ्ता होते हुए भी सरकारी काम में रोड़े अटका रहे हो, रिवॉल्वर ने कहा। रिवॉल्वर वाले ने कहा। सरकारी काम? खावर ने चौंक कर पूछा, और इसके चेहरे पर खौफ के आसार नजर आने लगे, जो 100% बनावटी थे। रिवॉल्वर वाले ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर खावर की तरफ बढ़ा दिया। कार्ड लेते वक्त खावर के हाथ कांप रहे थे। कार्ड पर तहरीर था, S.T. भट्टी, इंस्पेक्टर ऑफ CID। इंस्पेक्टर साहब, खावर ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, क्या आपको यकीन है कि जाफरी ही ने इस अंग्रेज को कत्ल किया होगा? अभी हम कुछ नहीं कह सकते, रिवॉल्वर वाले ने लापरवाही से कहा। चलना में खावर को घूरता रहा, फिर बोला। कैप्टन खावर, तुम महकमे की मदद कर सकते हो। इंस्पेक्टर साहब, मैं हर तरह से तैयार हूँ, जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा। फिलहाल मुझे जाफरी का पता बता दो, वो इंस्पेक्टर बोला। अब ठहरिए, मैं बताता हूँ, खावर कुछ सोचता हुआ बड़बड़ाने लगा। नहीं, वहां भी नहीं। इरशाद डरपोक आदमी है, वो वहां भी ना होगा। ओहो जूली! खावर दफतन उछल पड़ा और रिवॉल्वर वाले की तरफ शरारत आमेज नजरों से देखता हुआ बोला। मैं बता सकता हूँ कि वो कहाँ होगा। तो बताओ ना, रिवॉल्वर वाले ने झिंझलाकर कहा। देखिए, अब वो जूली के अलावा और किसी के यहाँ ना मिल सकेगा। जूली इसकी दाश्ता है, डिकन स्ट्रीट के 11वें मकान में रहती है। क्या तुम वहां तक हमारे साथ चल सकोगे? क्यों नहीं मिस्टर भट्टी, जरूर बिल जरूर। अगर जाफरी ही इस अंग्रेज का कातिल है तो मैं जाफरी को फांसी के तख्ते पर देखना पसंद करूंगा। मुझे ऐसे लोगों से बड़ी नफरत है जो कानून का एहतराम करना ना जानते हो, खावर ने कहा। अच्छा, तो आओ। रिवॉल्वर वाले ने हाथ हिलाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। फिर वो तीनों कमरे से राहदारी में आ गए। खावर सबसे पहले बाहर निकला था। इसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे एक साया वहां से हटकर बरामदे वाले कमरे में चला गया हो, लेकिन इसने इसे वहम से ज्यादा अहमियत ना दी। वो सोचने लगा कि अगर वो कोई आदमी था तो इससे इतने फुर्तीलेपन की तवक्का नहीं की जा सकती। बहरहाल, राहदारी तय करके जीनों की तरफ जाते वक्त खावर ये सोच रहा था कि इसे जूली के घर पहुंचकर क्या करना होगा। जूलियाना फिट्जवाटर दरअसल कैप्टन जाफरी ही की तरह महकमे खारजा की सीक्रेट सर्विस की एक रुकन थी। खावर ने ये सब कुछ कर डाला था, मगर अब सोच रहा था कि एक्सट्रू इसे पसंद भी करेगा या नहीं। वैसे इसे यकीन था कि इस वक्त भी एक्सट्रू हजार आंखों से इसकी निगरानी कर रहा होगा। वो ग्रैंड होटल से बाहर आकर एक कार की तरफ बढ़े। यहाँ मेरी मोटरसाइकिल मौजूद है, खावर बोला। इसे यहीं रहने दो, रिवॉल्वर वाला मुस्कुराया। मैं तुम्हें यहीं पहुंचा दूंगा। खैर, कोई बात नहीं, खावर ने लापरवाही से कहा।
खावर अगली सीट पर रिवॉल्वर वाले के बराबर बैठ गया। दूसरा आदमी पिछली सीट पर पहले ही बैठ चुका था। रिवॉल्वर वाले ने कार स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद खावर ने कहा, ये किधर जा रहे हो? डेकन स्ट्रीट की तरफ चलो ना। नहीं, पहले मैं तुझे वहीं हेडक्वार्टर ले जाऊंगा, इंस्पेक्टर ने कहा। क्यों? खावर ने पूछा। तुम्हारे बयान के लिए। मेरा वक्त ना बर्बाद करो, कैप्टन खावर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानता, जितना तुम्हें बता चुका हूँ। बस इतने ही की हमें जरूरत भी है, रिवॉल्वर वाले ने कहा। हमारा चीफ बाकायदा कार्रवाई चाहता है, ख्वाह नतीजा कुछ भी ना निकले। तुम्हारी मर्जी, खावर ने बेदिली से कहा और खिड़की के बाहर देखने लगा। वो आने वाले लम्हात के मुतालिक सोचने लगा था। थोड़ी देर बाद उसे फिर बोलना पड़ा। हम डिक्सन रोड जा रहे हैं। क्या लंबा चक्कर लगाकर हेडक्वार्टर तक पहुंचने का इरादा है? खावर ने कहा। चुपचाप बैठे रहो, दफतन पीछे बैठा हुआ आदमी घुराया और इसके रिवॉल्वर की नाली खावर की गर्दन से जा लगी। यारो, क्या सचमुच पागल हो गए हो? खावर झिंझलाकर बोला। मैं इतना गधा नहीं हूं कि चलती कार से छलांग लगा दूंगा। जवाब में कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन रिवॉल्वर की नार बदस्तूर इसकी गर्दन से लगी रही। खावर भी खामोश हो गया। वो बकवास करके अपनी जबान नहीं थकाना चाहता था। वो जानता था कि वो लोग उसे क्यों ले जा रहे हैं। कार शहर से बाहर निकल आई। बड़ी बड़ी इमारतें बहुत पीछे रह गईं और अब सरसब्ज मैदान और लहलहाते हुए खेत के सिलसिले शुरू हो गए थे। बिलाखिरकार एक जगह पर रुक गई और खावर से उतरने को कहा गया। रिवॉल्वर अब भी उसकी गर्दन पर मौजूद था। खावर ने किसी हीलो हिज्जत के बगैर तामील की। अब वो एक इमारत की तरफ जा रहे थे, जिसकी चिमनी से खावर ने अंदाजा कर लिया कि वो किसी किस्म की फैक्ट्री है। करीब पहुंचने पर यह भी मालूम हो गया कि वो हकीकतन शीशे के बर्तनों का कारखाना था। जैसे ही वो पाठक में दाखिल हुए, एक कार फराटे भरती हुई सड़क से गुजर गई और खावर ने दिल ही दिल में एक्सट्रू का नारा लगाया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना इन दोनों ही ने देखने की जहमत की। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।